हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। ठीक है, तो हम जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है N2 फॉर्म में, उससे हम किस में कन्वर्ट करते हैं? हम उसे अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यही सिंपल सा प्रोसेस क्या कहलाता है? यही जो प्रोसेस है यही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं एमोनिया में। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चा? ये एक रिडक्टिव प्रोसेस है। ये रिडक्टिव प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन को मैं इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा हूँ और हम इसमें करेंगे, ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमने नाइट्रोजन को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और रिड्यूस होने पर वो क्या बन जाएगा? वो अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, साथ में हम हाइड्रोजन भी प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ताकि हाइड्रोजन इसमें ऐड हो सके। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन को रिड्यूस कर रहे हैं अमोनिया में, तो इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन एक कैसा प्रोसेस हुआ बच्चा? एक रिडक्टिव प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब ये प्रोसेस बायोलॉजिकल कैसे बनेगा? यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर एक एंजाइम यूज होगा जो इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। ठीक है, तो जो एंजाइम है उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? उस एंजाइम को हम कहते हैं नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं बिकॉज अभी हम आगे देखेंगे कि ये सिर्फ एक एंजाइम नहीं होता, दो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, या हम कह सकते हैं दो प्रोटीन, मेजर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। क्लियर? तो इसे हमने इसलिए कॉम्प्लेक्स का नाम दिया। कहीं पर आप नाइट्रोजनेस भी लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसकी हमने बात कर ली कि नाइट्रोजन को, यानी जो गैस फॉर्म में डाई नाइट्रोजन है उसे हम अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो एक प्रोसेस है ये एंजाइम से कैटलाइज होगा, जो होगा नाइट्रोजिनस कॉम्प्लेक्स। ठीक, अभी जो प्रोसेस होता है ये करता कौन है? ये प्रोसेस जो है हमें प्रोकैरियोट्स करते हैं सिर्फ। ठीक है, यूकैरियोट्स ये प्रोसेस नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, यूकैरियोट्स ये प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे? सिर्फ प्रोकैरियोट्स करेंगे। और क्या सारे प्रोकैरियोट्स करेंगे? नहीं, सिर्फ कुछ ही प्रोकैरियोट्स ऐसा काम करेंगे, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करेंगे। और ऐसे प्रोकैरियोट्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं डायएज़ोट्रॉफ्स। ठीक है, अब इसमें कौन कौन हो सकता है? इसमें कुछ बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और इवन आर्के भी हो सकता है। बिकॉज हमें पता है तीन ही डोमेन्स होते हैं मेन। ठीक है, बैक्टीरिया होता है, आर्के होता है, यूकैरिया होता है। यूकैरिया तो हमने काट दिया कि यूकैरिया नहीं कर सकता। ठीक है, अब बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया करेंगे और कुछ आर्के जो है वो एज अ डायएज़ोट्रॉफ्स की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो हमने डायएज़ोट्रॉफ्स कहेंगे। क्लियर? अभी जो बैक्टीरिया हैं, कुछ ये जो आर्की हैं, ये फ्री लिविंग फॉर्म्स में भी हो सकते हैं या फिर सिम्बायोटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे ये फ्री लिविंग फॉर्म्स में भी कर सकते हैं, और कुछ बैक्टीरिया और आर्के सिर्फ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में करेंगे किसी प्लांट के साथ। ठीक है, तो अभी वो डिस्कस करने से पहले हम एक बात इंपॉर्टेंट नोट कर लेते हैं कि जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है, जब हमने बात की है कि नाइट्रोजिनस एंजाइम से कैटलाइज होगा, वो नाइट्रोजिनस एंजाइम सर्टेन कोफैक्टर्स को यूज करेगा। ठीक है, अपने एक्शन के लिए सर्टेन कोफैक्टर्स को यूज करेगा, जैसे मॉलिबेडनम हो सकता है, वेनेडियम हो सकता है, आयरन हो सकता है। ठीक है, अब क्या ये तीनों यूज करेगा? नहीं, कुछ नाइट्रोजिनस, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, इवन आर्केई बैक्टीरिया भी कर रहे हैं ऐसा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सब में नाइट्रोजनस एंजाइम प्रेजेंट है। अब सब में ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ वो डिफर करेगा। ठीक है, तो कुछ नाइट्रोजनस की जो फॉर्म्स होंगी वो मॉलिबेडनम को एज अ कोफैक्टर यूटिलाइज करती हैं। ठीक है, कुछ वेनेडियम को करेंगी और कुछ आयरन को करेंगी। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मॉलिबेडनम को एज अ कोफैक्टर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो एलिमेंट्स है वो ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं उन जो एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमने बात करी कि फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो कौन से फ्री लिविंग फॉर्म में करते हैं? ठीक है, तो इन्हें हमने दो मेन कैटेगरी में डिवाइड कर दी, हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स में क्या होगा? एक तो आर्के बैक्टीरिया,
ठीक है, उसमें एग्जाम्पल आ जाएगा मिथेनोकोकस। अगर आपको ये सारा टफ लग रहा है तो आप सिर्फ सिंपली एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि फ्री लिविंग फॉर्म्स में कौन से हैं, सिम्बायोटिक में कौन से, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम याद रख लो, ठीक है। बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि एरोब्स जो हुए यानी एरोबिक बैक्टीरिया, उसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है, एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पेरिलम, क्लियर। एनारोब्स के अंदर क्लोस्ट्रिडियम हो गया, फैकल्टेटिव एनारोब्स में क्लेब्सिएला हो गया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करेंगे तो ऑटोट्रॉफिक में क्या है कि कीमोसिंथेसिस से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर सिंपल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें ब्लू ग्रीन एलगी भी कहते हैं। तो कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस, ठीक है, फोटोसिंथेटिक में रोडोस्पाइरिलम, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक, एनेबिना, ऑसिलेटोरिया, क्लियर। फिर हम बात करते हैं किनकी, हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म की, जो सिम्बायोटिकली फिक्स कर रहे हैं। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होती है बच्चा, वो एक म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन है, यानी दोनों को फायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट प्लांट को हो रहा है, कुछ बेनिफिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हो रहा है, इसलिए वे साथ साथ रह रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी प्लांट के अंदर रहेगा तो वो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्म करेगा, ठीक है। मोस्ट कॉमनली नोड्यूल्स फॉर्मेशन होता है, तो देख लेते हैं। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं जैसे पी, बीन्स, सोयाबीन, उनके अंदर कौन रहता है, उनके अंदर राइजोबियम, एजोराइजोबियम रहते हैं। किस में रहते हैं, नोड्यूल्स में रहते हैं। नोड्यूल्स क्या होता है, अभी नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, ये मोस्टली, मैं कह रहा हूँ मोस्टली रूट्स के अंदर होता है नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। रूट्स कैसी होती है, रूट्स ऐसे लॉन्ग एंड स्लेंडर यानी पतली होती हैं, ठीक है, लेकिन ये नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है कि रूट शॉर्ट हो गई और उनमें ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ठीक है, ये उन जो रूट्स हैं स्वेल कर गई, ठीक है, सोलन रूट्स हो गई, ठीक है। तो इन नोड्यूल्स के अंदर ही कौन रहता है, इन नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोराइजोबियम हो गया, फ्रैंकिया हो गया, ठीक। तो लेग्यूमिनस प्लांट में कौन कर रहा है, पी, बीन्स में राइजोबियम और एजोराइजोबियम, ठीक है। और ऐसी एक नॉन लेग्यूमिनस जो प्लांट होता है जिसे हम कहते हैं पैरास्पोनिया, ठीक है, उसमें भी राइजोबियम कर रहा है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनस में भी कर रहा है और पैरास्पोनिया में भी कर रहा है, और दोनों में वो नोड्यूल फॉर्म कर रहा है। फिर हम बात करते हैं फ्रैंकिया की। फ्रैंकिया में किस में कर रहा है, फ्रैंकिया कर रहा है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, जैसे एलेनस, कैजोराइना, यहाँ पर भी नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। फिर हम बात करते हैं एजोला की। एजोला क्या है, एक टेरिडोफाइट है, एक फर्न है, ठीक है। तो इसमें कौन सा रहता है, इसमें रहता है एनेबिन एजोला। तो यहाँ पर भी ये क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। हमने साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल यहाँ भी पढ़े थे, जो फ्री लिविंग फॉर्म्स में है, नॉस्टॉक, एनेबिना, ऑसिलेटोरिया। कुछ एनेबिना की फॉर्म्स जो है वो सिम्बायोटिकली भी करते हैं, जैसे एनेबिना एजोला, ठीक है। तो ये जो वेंट्रल सरफेस होती है उनकी, उस वेंट्रल सरफेस में कैविटीज के अंदर रहती है, ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस करती है, क्लियर। तो ये हमने कुछ जो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स देख लिए, क्लियर बच्चा। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। जो प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, हमने बात करी है कि जो नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं बच्चा, नाइट्रोजन को हम रिड्यूस कर रहे हैं, नाइट्रोजन का हम रिडक्शन कर रहे हैं अमोनिया में। मतलब रिडक्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, एटलीस्ट कितने चाहिए नाइट्रोजन को रिड्यूस होने के लिए, तो एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को, और एटीपी भी रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स, 16 एटीपी के मॉलिक्यूल्स, क्लियर। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 एटीपी के मॉलिक्यूल्स ओवरऑल, देखो ध्यान रखना, ओवरऑल प्रोसेस में रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। जैसे आप ये रिएक्शन देखो, रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है ही, यहाँ पर नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है ही, साथ में प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन को तो अमोनिया में हमने कन्वर्ट कर ही दिया, साथ में हमने प्रोटॉन्स को हाइड्रोजन में भी कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए। अब देखो इस चीज़ पर फोकस करो कि जो ओवरऑल प्रोसेस है, जो ओवरऑल प्रोसेस होगा उसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स और 16 एटीपी, ठीक है, जो ओवरऑल हमने रिएक्शन देखी है पूरी, ठीक है बच्चा। अब क्या बात है कि इसके अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो जो नाइट्रोजन से अमोनिया के अंदर हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, किस नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन कितने एटीपी का इस्तेमाल किया, तो इस नाइट्रोजन ने अमोनिया में रिड्यूस होने के लिए
6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 एटीपीज का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स और एटीपीज हैं वो किस में यूज़ हुए, वो जो प्रोटॉन्स हैं, जो ये प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, इन प्रोटॉन्स को किस में, हाइड्रोजन में रिड्यूस करने में यूज़ हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसेस, जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर रहे हो तो ओवरऑल प्रोसेस में 8 इलेक्ट्रॉन एंड 16 एटीपी ही यूज़ होगा। ठीक है, बट अगर कभी स्पेसिफिकली आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन एंड 12 एटीपीज पर्टिकुलरली यूज हुए हैं नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने में, और बाकी के जो थे वो प्रोटॉन्स बनाने में यूज हुए। ठीक है, प्रोटॉन्स बनाने में, मतलब जो प्रोटॉन्स बनाने में, प्रोटॉन्स को हाइड्रोजन में रिड्यूस करने में। ठीक है, जो हमें रिएक्शन में दिख रहा है इसलिए। क्लियर, तो लेकिन आप हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ओवरऑल प्रोसेस ही जनरली पूछा जाता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स ध्यान रखना। ठीक बच्चा, बच्चा एक ही इंपॉर्टेंट नोट भी है, जो हमने ऊपर बात करी है राइजोबियम और फ्रैंकिया की। ठीक है, कि हमने देखा राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल्स फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, और जो फ्रैंकिया है वो जनरली नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जैसे एलनस, कैचोराइना, उनमें नोड्यूल फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्री लिविंग नहीं पाए जा सकते। ठीक है, तो जो राइजोबियम है और फ्रैंकिया है वे सॉइल में फ्रीली रह सकते हैं। ठीक है, बट जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की बारी आएगी तो उन्हें सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज नाइट्रोजन अपने लिए फिक्स नहीं कर रहे वे नाइट्रोजन प्लांट के लिए फिक्स कर रहे हैं उस। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कब किस फॉर्म में करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म में करते हैं। लेकिन राइजोबियम और फ्रैंकिया फ्री लिविंग रह सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ ले जाता है। ठीक है, बिकॉज बच्चा ये पढ़ता है राइजोबियम और फ्रैंकिया को सिम्बायोटिक में, अब वो सोचेगा फ्री लिविंग तो हो ही नहीं सकते, बट ये फ्री लिविंग भी रहते हैं सॉइल के अंदर। ठीक, अब हम बात करते हैं ये जो प्रोसेस है। ठीक है, हमने कहा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं और 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे हुआ है। क्लियर, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसके अंदर, जो नाइट्रोजिनेस है, ठीक है, जो नाइट्रोजिनेस एंजाइम है, ठीक है, हमने इसे कॉम्प्लेक्स टर्म यूज़ की थी, हमने कहा था कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यानी इसके अंदर 2 मेजर प्रोटीन कंपोनेंट हैं जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। ठीक बच्चा, तो कौन से वो कंपोनेंट हैं? सबसे पहला कंपोनेंट है डायनाइट्रोजिनेस रिडक्टेस। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट है डायनाइट्रोजिनेस रिडक्टेस और दूसरा कंपोनेंट है डायनाइट्रोजिनेस। ठीक, डायनाइट्रोजिनेस रिडक्टेस को हम एफई प्रोटीन भी कहते हैं, या तो आप इसे डायनाइट्रोजिनेस रिडक्टेस कह दो या एफई प्रोटीन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, जबकि जो डायनाइट्रोजिनेस होगा उसे हम एमओएफई प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो जो डायनाइट्रोजिनेस रिडक्टेस है, इस हमने कहा इसे एफई प्रोटीन, तो इसमें एफई प्रोटीन के अंदर कितने एटम होते हैं? 4 आयरन के एटम्स होंगे। ठीक है, 4 आयरन के एटम्स होंगे। जबकि जो डायनाइट्रोजिनेस है यानी जो एमओएफई प्रोटीन है उसके अंदर आपके 2 एटम्स तो होंगे मोलिब्डेनम के यानी एमओ के, और 28 to 32 एटम्स होंगे आयरन के यानी एफई के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की हम बात करने से पहले हम पूरा रिएक्शन देखते हैं, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट पार्ट में बताया है कि सिर्फ इनका पार्ट क्या है, तो हम देखते हैं, पूरी रिएक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या हुआ है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके पास फेरोडॉक्सिन प्रेजेंट है। फेरोडॉक्सिन प्रेजेंट है किस फॉर्म में बच्चा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, यानी अभी उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट प्रोसेस यूज करते हैं इस फेरोडॉक्सिन को किस में कन्वर्ट करने के लिए? रिड्यूस्ड स्टेट में, यानी उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फेरोडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हमें नाइट्रोजन को रिड्यूस करना है अमोनिया में। अब यहाँ पर अमोनियम आयन शो किया है NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, अब वो प्रोटॉन गेन कर लेगा तो अमोनियम में शो कर दिया, किसी फिगर में ऐसे शो कर देंगे। लेकिन आप क्या लिखो हमेशा? आप नाइट्रोजन टू अमोनिया लिखो, करेक्ट होगा बिल्कुल। ठीक है, तो नाइट्रोजन को हम अमोनिया में रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी हम इलेक्ट्रॉन चाहिए अमोनिया को, सॉरी इसे नाइट्रोजन को। ठीक है, तब तो रिड्यूस कर पाएगा। तो हम ये देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सर्टेन एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चला रहे हैं। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन्स को बार बार ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि वो नाइट्रोजन के पास पहुंचे और नाइट्रोजन रिड्यूस हो सके अमोनिया में। ठीक बच्चा, तो हम उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले ये रिएक्शन कहाँ से शुरू होती है? रिएक्शन शुरू होती है फेरोडॉक्सिन से। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास फेरोडॉक्सिन जो अवेलेबल है वो जनरली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे रिड्यूस करेगा, यानी उसे इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, रिड्यूस स्टेट में लाने के लिए। तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीका यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। जैसे क्लॉस्ट्रिडियम हुआ, क्लॉस्ट्रिडियम क्या करता है बच्चा? क्लॉस्ट्रिडियम जो होगा, क्लॉस्ट्रिडियम क्या करता है कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन के टाइम पर फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, हमने ऊपर भी देखा, ठीक है। और जो एजोटोबैक्टर है वो क्या करता है? वो NADPH से लेके इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिससे फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा इस फेरोडॉक्सिन से, अब जो फेरोडॉक्सिन है उससे हमने क्या किया, अब वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। रिड्यूस होने के बाद यानी इसके पास क्या बच्चा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आने के बाद क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर करेगा? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा डाइनाइट्रोजनस रिडक्टेज को, ठीक है। जो हमने अभी स्टडी किया है कि जो नाइट्रोजनस हमारा एंजाइम है हमारे पास, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट प्रेजेंट होंगे, डाइनाइट्रोजनस रिडक्टेज DR जिसे हम Fe प्रोटीन भी कह रहे हैं, और दूसरा पार्ट क्या है? डाइनाइट्रोजनस जिसे हम MOFE प्रोटीन भी कह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो फेरोडॉक्सिन है वो किसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है? वो डाइनाइट्रोजनस रिडक्टेज को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, यानी Fe पार्ट को, Fe प्रोटीन को। तो मतलब वो पहले ऑक्सीडाइज स्टेट में था, तो फेरोडॉक्सिन रिड्यूस स्टेट में था, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन थे। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया, और किसे रिड्यूस कर दिया इसने रिड्यूस कर दिया डाइनाइट्रोजनस रिडक्टेज को, ठीक है। तो अब यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या होगा बच्चा? इलेक्ट्रॉन आने के बाद अब इसमें ATP बाइंड करेंगे, किसमें? डाइनाइट्रोजनस रिडक्टेज में, यानी Fe प्रोटीन पर ATP बाइंड होगी जब वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ATP बाइंड होने से क्या होगा? इसके अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे, कुछ स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगे, ठीक है। अभी भी रिड्यूस स्टेट में देखो कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, स्ट्रक्चरल चेंजेस आने के बाद अब क्या हुआ? अब ये जो दूसरा कंपोनेंट था नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स का, यानी डाइनाइट्रोजनस जिसे हम MOFE प्रोटीन भी कह रहे हैं, ठीक, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, अब ये उसे रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये खुद तो क्या हुआ? ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। और ये रिड्यूस किससे कर दिया? इसने रिड्यूस कर दिया डाइनाइट्रोजनस रिडक्टेज को, ठीक है। आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे इसने ये ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन का, इसने ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को डाइनाइट्रोजनस ने, किसमें? डाइनाइट्रोजनस रिडक्टेज ने किसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए? किसे रिड्यूस कर दिया? डाइनाइट्रोजनस को, या फिर कहें मॉलिबेडनम Fe प्रोटीन को, ठीक। तो जहां इसने ऑक्सीडाइज किया वहीं पर क्या हो गया? ATP का हाइड्रोलिसिस हो गया। जो ATP बाइंड करे थे इससे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाए थे, अब उन ATPs का हाइड्रोलिसिस हो गया, तो 16 ATP जुड़े थे और 16 ADP अब निकल गए, ठीक। तो इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन यूज होना, 16 ATP यूज होना, ठीक है, पूरे रिएक्शन में। क्लियर? अब क्या होगा कि अब डाइनाइट्रोजनस रिड्यूस हो गया हमारे पास, है ना, डाइनाइट्रोजनस रिड्यूस हो गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, अभी इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर करेगा? अल्टीमेटली ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन दे देगा, और किसे रिड्यूस कर देगा? नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देगा, किसमें? अमोनिया में, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अब वो आ गए, ठीक है। क्या आ गए इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए, और साथ में प्रोटॉन्स भी प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। तो अब इसमें हाइड्रोजन भी हमारे पास जोड़ सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास अमोनिया बन गया, ठीक है। यहाँ पर अमोनियम आयन शो किया गया है, कोई दिक्कत है, हम 2NH3 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट प्रोसेस है किसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है, जिसमें हम नाइट्रोजन को रिड्यूस कर रहे हैं अमोनिया में। अब हम क्या करते हैं? अब हम इसी की रीड लेते हैं, ठीक है। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो नाइट्रोजनस एंजाइम था उसमें क्या था? 2 कंपोनेंट हैं, Fe प्रोटीन और MOFE प्रोटीन, ठीक है। तो Fe प्रोटीन क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता चल गया किसे प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन? ये प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन डाइनाइट्रोजनस को, यानी MOFE प्रोटीन को, ठीक है। और MOFE प्रोटीन किसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है नाइट्रोजन को, ठीक है, यानी रिड्यूस कर रहा है नाइट्रोजन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, रिड्यूस करना एक ही बात है, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन रिड्यूस हो गया अमोनिया के अंदर। क्लियर? और इस डाइनाइट्रोजनस रिडक्टेज को कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था? इसी
इस जो एफी प्रोटीन है उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा था ये फेरोडॉक्सिन, ठीक है, फेरोडॉक्सिन प्रोवाइड कर रहा था। क्लियर। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नाइट्रोजिनियस एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है एक, हमें पता है, तो उसके सिंथेसिस के लिए, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए कुछ जीन्स नेसेसरी होते हैं। तो वो जीन्स आपको पता होना चाहिए, उन्हें हम कहते हैं नाइफ जीन्स, ठीक है, निफ जीन्स। और कुछ सहायक जीन्स होते हैं, एसेसरी जीन्स। कुछ तो मेजर जीन्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं निफ जीन्स, और कुछ एसेसरी जीन्स हैं, ठीक है, जो जो वे भी रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, दे आर ऑल्सो नेसेसरी। उन्हें हम कहते हैं फिक्स जीन्स, ठीक है। तो निफ जीन्स और फिक्स जीन्स को याद रखना, ठीक है। अब हमने अच्छा यहाँ पे देखा, अब इसकी हम रीड लेते हैं, ठीक है, जो हमने प्रोसेस पढ़ा कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले फेरोडॉक्सिन था, उसने किसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए, उसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए एफी प्रोटीन को, ठीक है। तो एफी प्रोटीन रिड्यूस हो गया। एफी प्रोटीन रिड्यूस होने के बाद, ठीक है, यानी एफी प्रोटीन क्या था, नाइट्रोजनियस रिडक्टेज, ठीक है। वो रिड्यूस होने के बाद अब वो बाइंड करेगा एटीपी से, ठीक है, एटीपी से बाइंड किया। एटीपी से बाइंड करने के बाद उसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आ गए, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो किसमें, एफी प्रोटीन के अंदर, जो हमारा डायनाइट्रोजन रिडक्टेस है, ठीक है। अब कन्फॉर्मेशन चेंज आने के बाद वो किसे रिड्यूस करेगा, वो एमओएफई प्रोटीन को रिड्यूस करेगा, ठीक है ना, डायनाइट्रोजनीस को। क्लियर। अब जहाँ से रिड्यूस करा मतलब ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जहाँ ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो जो एटीपी यहाँ पर बाइंड करे थे वो एटीपी अब हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस हो गया, जो हमें फिगर में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जुड़े थे, अब ये निकल गए, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर हमने, ठीक है। तो अब हमारे पास जब एमओएफई प्रोटीन को इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म में आ गया। अब ये किसे रिड्यूस कर देगा, नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देगा अमोनिया में, ठीक है। अब जब अमोनिया रिड्यूस हो गया, अमोनिया में मिल गया, सॉरी नाइट्रोजन हमें रिड्यूस होकर अमोनिया फॉर्म में मिल गया। अब ये जो अमोनिया है, यहाँ पर हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब उस अमोनिया के साथ क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। वो अमोनिया जो है, वो अमोनिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, यानी ऐड किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम इतनी मुशक्कत क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जगह भी दे रहे हैं, ठीक है, ये इतना सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि अब जो प्रोटीन्स होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें आपको पता है अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रोजन बॉडी में रिक्वायर्ड है, ठीक है, लेकिन जो नाइट्रोजन बाहर अवेलेबल है, यानी जो N2 फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे इस केस में, उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो बहुत ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसे रिड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। तो अब जब वो अमोनिया फॉर्म में आ जाता है, तो अब हम जो मशीनरी है ऑर्गेनिज्म की, वो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनकॉर्पोरेट कर पाती है, ठीक है। फिर फर्दर वो उसे एज अ न्यूट्रिएंट सोर्स यूज कर सकती है, ठीक है। यही क्या कहलाता है, अमोनिया एसिमिलेशन। क्लियर, जो एक डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। तो जनरली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, अमोनिया एसिमिलेशन होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि अमोनिया, नाइट्रोजन को रिड्यूस करना है अमोनिया में। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो नाइट्रोजिनेस है, ठीक है, जो नाइट्रोजिनस एंजाइम है, ये बहुत सेंसिटिव है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। यानी अगर ऑक्सीजन से इसका सामना हो गया तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वे क्या करते हैं, वे इस नाइट्रोजिनियस को ऑक्सीजन के एक्सपोजर से बचाते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से ये चीज़ करते हैं। जो पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है वो सिर्फ एनारोबिक कंडीशंस में फिक्स करता है, ठीक है। जो एजोटोबैक्टर होता है वो जो रेस्पिरेटरी चेन होती है, ठीक है, उसे अनकपल कर देता है, ठीक है। हमें पता है रेस्पिरेटरी चेन में जो ऑक्सीजन यूज होता है एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो हम अगर उस चीज़ को अनकपल कर देंगे, उस चीज़ को हटा देंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन आएगी नहीं सेल के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या है कि ऑक्सीजन एब्सेंस हो गई तो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो गई। क्लियर। तो उस टाइम पर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, नाइट्रोजिनियस को बचा सकता है ऑक्सीजन से, ठीक है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल यूज़ होता है वो है साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है, फॉर एग्जाम्पल एक नॉस्टॉक में क्या होता है, एक ट्राइकोम फॉर्म में होता है, यानी उसमें बीड्स होती हैं, सेल्स ऐसे, ठीक है। तो क्या है, ये डिफरेंट वेजिटेटिव सेल्स है हमारे पास, ठीक है। ये डिफरेंट क्या है, लेट ये दो हमारे पास वेजिटेटिव सेल्स हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं,
ठीक है। इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करा सकते बिकॉज फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगा और उससे नाइट्रोजनेस हमारा एंजाइम डैमेज हो सकता है। तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक है। अभी हेट्रोसिस्ट के अंदर नेट फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी, तो इसमें आराम से नाइट्रोजनेस एंजाइम एक्ट कर सकता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पेशल सेल फॉर्म कर दिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जिसे हम नाम देते हैं हेट्रोसिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसी फिर लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन को हम बाइंड करा देते हैं लेग हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वापस फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, एनरोबिक कंडीशंस क्रिएट हुई और नाइट्रोजनस हमारा बचा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अब हम जल्दी से क्या करते हैं बच्चों, हम जल्दी से एक समरी ले लेते हैं जो हम सब पढ़ाया हमने, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो क्या क्या प्रोसेस है, हम नाइट्रोजन को रिड्यूस कर रहे हैं अमोनिया में। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, ठीक है, कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर, और उन प्रोकैरियोट्स को हम कॉमनली क्या नाम देते हैं, डाईएज़ोट्रॉफ्स, ठीक है। यूकैरियोट्स कंप्लीटली लैक करते हैं इस एबिलिटी को, वो नहीं कर सकते, ठीक। तो अब किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो रहा है ये चीज़ जो हमने बात करी, कौन से डाईएज़ोट्रॉफ्स हैं। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी फॉर्म कर सकते हैं। फ्री लिविंग में हमने पढ़ा मेथानोकोकस, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, क्लॉस्ट्रिडियम, रोडोस्पाइरिलम, फिर कुछ साइनोबैक्टीरिया भी देखे, नॉस्टॉक, एनाबीना, ठीक है। ऐसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती हैं जैसे राइजोबियम, एजोराइजोबियम, ये लेग्यूम्स में करता है मोस्ट कॉमनली। फ्रेंकिया नॉन लेग्यूम्स में करता है। एनाबिन एजोला एजोला में करेगा जो एक फर्न है, ठीक है, एक टेरिडोफाइट है। इस कंप्लीट प्रोसेस में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं कंप्लीट ओवरऑल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन्स भी नेसेसरी हैं, अगर प्रोटॉन्स नहीं होंगे तो ये अमोनिया कैसे बनेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स तो नेसेसरी है ही। अच्छा, अभी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऑब्वियसली बात है एंजाइम यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन से सेंसिटिव है और इससे कुछ कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। किसी फॉर्म को मॉलिब्डेनम रिक्वायर्ड होगा, किसी को वैनेडियम, तो किसी को आयरन, और मॉलिब्डेनम सबसे कॉमनली रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जो नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स है तो 2 मेजर प्रोटीन्स हैं जिनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो डायनाइट्रोजनस रिडक्टेज जिसे हम एफी प्रोटीन भी कहते हैं, ये क्या करता है, ये फेरोडॉक्सिन से लेता है, ठीक है। सबसे पहले जो फेरोडॉक्सिन है, हमने जो सारा प्रोसेस पढ़ा, फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस किया, उसके पास इलेक्ट्रॉन आया, उसने डायनाइट्रोजनस रिडक्टेज को दे दिया, ठीक है। अब इस ये इलेक्ट्रॉन किसे प्रोवाइड कर देगा, या एमओएफई को प्रोवाइड कर देगा, नहीं डायनाइट्रोजनस को प्रोवाइड कर देगा, और ये अल्टीमेटली किस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन किस में रिड्यूस हो गया, अमोनिया में। यही सारी प्रोसेस यहाँ लिखी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फिर ओवरऑल रिएक्शन भी बता गई है, ओवरऑल रिएक्शन हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन क्लियर। जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, उन्हें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में एक डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बालाजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।